हेलो एवरीवन। नमस्कार। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फटाफट से शेयर कर दो, बुला लो सभी लोगों को। मैं 1 मिनट में पीडीएफ लगा कर हाजिर हुआ। थ्री फेज थ्री वायर में जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल, स्टार में जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हमेशा हो ही। स्टार में जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हमेशा हो ही, ठीक है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड है, जरूरी नहीं है ना थ्री फेज थ्री वायर की हमेशा डेल्टा ही हो सकता है कि न्यूट्रल। अब आपके घर में एक सॉकेट है। उस सॉकेट में अर्थिंग पिन होता है ना, ग्राउंडिंग पिन होता है कि नहीं होता। तो क्या जरूरी है कि पूरे घर में ग्राउंड कर रखा हो? या जरूरी है पूरे घर में अर्थिंग हो? इसी प्रकार से थ्री फेज थ्री वायर में भी जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल कनेक्शन दे रखा हो। इट इज नॉट नेसेसरी ना। एक्साइटेड सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को कैसे यूज करते हैं? शंट रिएक्टर या शंट कैपेसिटर? बताओ भाई प्रबुद्ध में, इनके सवाल का आंसर दो। डिपेंड करता है अपने यूज पर। कैपेसिटर की तरह भी कर सकते हैं, इंडक्टर की तरह भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अपने यूज पर कि हम। ओवर एक्साइटेड तो नहीं बोला उसने, सिर्फ एक्साइटेड बोला है। सो इट डिपेंड्स ऑन अस। ओवर अंडर कुछ नहीं बोला तो दोनों की तरह यूज करेंगे फिर। ओवर अंडर कुछ नहीं बोला तो दोनों की तरह यूज करेंगे। चलिए आगे सभी लोग। अतिथिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण आ गए। अरे यार, किसी को क्लास ही नहीं मिल रही है, कमाल ही है। चलो भाई, सबसे पहले सबसे जरूरी सूचना। सबसे पहले सबसे जरूरी सूचना कि
जरूरी सूचना क्या है कि आपका जो डिस्काउंट है वो घटकर 5% हो गया है, मतलब हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से ले लीजिए। तो अभी समय है आपके पास, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक, मशीन स्टार्ट होगा जी सर, मशीन स्टार्ट होगा। मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, आधा कोर्स क्रिएट हो गया है। अभी नहीं, कल से नहीं होगा, 10 या 11 तारीख से होगा। ठीक है, 10 या 11 तारीख से होगा, तो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। हाँ, और ट्विंकल ने सब्सक्राइब किया है असिस्टेंट कोड का इस्तेमाल करके, लेकिन इन्होंने लिया है सिर्फ 1 मंथ का। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। मिस्टर अर्जुन देव भाटी, भारती या भाटी, आपका कैसा हुआ एग्जाम गेट का? हाँ, मेजरमेंट भी स्टार्ट कर दूंगा, दोनों ही स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, दोनों एक साथ खत्म हो जाए, चिंता मत करो। ठीक है, दोनों सब ऑल ओवर स्टेट के एई और जेई एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका बैचेस ये फिनिश होने वाले हैं, ये बैचेस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तो फिनिश हो गया, ये भी फिनिश होने वाला है जल्दी। ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं ये। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो लोग पढ़ लीजिए। एक बार फिर से मशीन पढ़ा रहा हूँ, एक बार फिर से मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड टाइम स्टार्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया सब्सक्रिप्शन फटाफट से ले लें, ताकि दोनों क्लासेस का लाइव में आप फायदा उठा सकें। लाइव पढ़ना बहुत बेहतर होता है। जिन लोगों ने नहीं लिया वो लोग फटाफट से ले लीजिए, और बाकी तो सब चलता ही रहेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज का ये रहा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर इसका है ये। Correct answer is 630 RPM. A 230 volt DC shunt motor runs at 660 RPM when the armature current is 50 ampere. Calculate the speed if torque is doubled. Okay. So if torque is doubled, the armature current is doubled in a DC shunt motor, है ना? Because torque is proportional to IA. आपको मालूम है DC shunt motor में torque जो होता है वो IA के proportional होता है. So if torque is doubled, armature current is doubled. So if armature current is doubled, now EB, your back EMF is directly proportional to, मुझे दिखा मशीन के जो क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल वही आए थे जो मैंने पढ़ाए हैं, दो क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्टली एज इट इज, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास में स्पेशल में भी करवाया, मशीन की क्लास करवाते समय भी करवाया। सो सौरभ ने कल मेरे से कहा था कि 7-8 क्वेश्चन तो मेरी क्लास से ही आए थे। सही बात है भाई, क्लास से ही आए होंगे। N1 डिवाइडेड बाई N2, यहां से आप स्पीड निकालेंगे N2, तो बैक ईएमएफ पहले है 230 माइनस में IA1, IA1 मींस पहले था 50 एम्पीयर का करंट, 0.2, उल्टा कर दिया मैंने, इधर जाएगा ये, तो पहले आएगा 100, और 230 माइनस 50 इंटू 0.2, और इसमें कर दो N1 का गुड़ा, यानी कि 660 का गुड़ा। बताओ भाई कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके आ रहा है क्या 630? 630 आ रहा है? चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ए। कंट्रोल्स डिफिकल्ट आया है? अच्छा, सिग्नल भी सुना है मैंने, सिग्नल भी अच्छा आया है, सिग्नल सिस्टम भी अच्छा क्वेश्चन आया है, कल मैं देख रहा था।
करेक्ट आंसर इज डी, 16 megajoule per MVA. Two alternators rated at 200 MVA and 150 MVA having inertia constant 5 megajoule and 4 megajoule respectively. If both sorry, अगर दोनों जनरेटर ऑपरेट कर रहे हैं विद द सेम पावर प्लांट देन द इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट फॉर द टू मशीन्स ऑन अ बेस ऑफ 100 MVA. यार ये तो G1H1 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस में G2H2 डिवाइडेड बाई 100 करना था इसमें. So G1 is 200 multiply by 5 divided by 100 और प्लस में 150 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100. क्या आप सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रकार का आ सकता है जूनियर इंजीनियर में, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन? नो वन कैन एक्सपेक्ट, बट आया है. नो वन कैन एक्सपेक्ट. लेकिन देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, आता है तो इसीलिए पावर सिस्टम में या कहीं पे भी हो तो पढ़ना पड़ेगा. समझ रहे हो ना? ये आपका हो जाएगा 16 मेगा जूल पर एमवीए. और मैंने ये क्लास में प्लस में यूट्यूब में हर जगह इसको करवाया है, हर जगह इस फॉर्मूले को बताया है. जहां पर जी बेस से डिवाइड करना पड़ता है आपको, इससे डिवाइड करना पड़ता है. G1H1 डिवाइडेड बाई जी बेस, G2H2 डिवाइडेड बाई जी बेस प्लस G3H3 डिवाइडेड बाई जी बेस, इस तरीके से. कितने लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मालूम था? कितने लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मालूम था? अच्छा, जितने लोगों को नहीं मालूम था, चलो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं नहीं मालूम था. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने लोगों को नहीं मालूम था आप में से कितने लोगों ने मेरे से पावर सिस्टम नहीं पढ़ा है? बहुत सारे प्लस स्टूडेंट को भी मैं देख पा रहा हूँ नहीं मालूम था. आप में से कितने लोगों ने मेरे से अभी पावर सिस्टम नहीं पढ़ा है? जो अभी मैंने रिसेंटली मेरी प्रोफाइल पर आपको पावर सिस्टम मिलेगा वो खत्म नहीं किया है. नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने. अच्छा, कब पढ़ोगे? अब लाइव आएगा तब पढ़ोगे क्या? लाइव आएगा तब पढ़ोगे क्या? हैं? रिकॉर्डेड पढ़ा था लेकिन याद नहीं था. अब जितने लोगों को लाइव पढ़ना है तो वो लोग खाली इंतजार में ही बैठे रहो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो जाकर, बेहतर है. नहीं तो बैठे रहो रिकॉर्डेड के चक्कर में, अरे लाइव के चक्कर में. गलत बात है ना, ये पढ़ लेना चाहिए ना आपको. इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. सो करेक्ट आंसर इज डी, 400 वोल्ट एंड 8 एम्पियर. तीन लोड है, हर एक लोड 50 ओम के रेजिस्टेंस का है, 400 वोल्ट के साथ डेल्टा में कनेक्टेड है. लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्टेड में, यही हो जाएगा. फेज करंट होता है 400 डिवाइडेड बाई 50, ये हो जाएगा 8 एम्पियर. करेक्ट आंसर इज डी. ओके जी, अरे बोलो भाई, ठीक बा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड टी नॉट ऑफ द सिग्नल एक्स टी? करेक्ट आंसर इज बी, टी नॉट इज इक्वल्स टू 8 पाई. सो यहां पर अगर आप ध्यान दें, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आपको दिया है टी बाई 4, यहां से ओमेगा इज 1/4. अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा यहां से. कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं हो गई कि चाहिए है भाई. करेक्ट आंसर इज बी. समझ गए?
Next question. The per unit impedance of a generator on a 60 MVA 20 kV base is J 0.09 per unit. The per unit impedance to a 100 MVA 20 kV base will be. Just a second. इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा. करो. 18 दिन में 40 लाख टीकाकरण कोरोना वायरस वैक्सीन के. करेक्ट आंसर इज डी. J 0.015. So J 0.15 per unit. So आसान है. पर यूनिट इम्पिडेंस न्यू आपको निकालना है. पर यूनिट इम्पिडेंस ओल्ड आपको दिया है 0.09. ओल्ड केवी है आपका 20, ये भी 20 है, सेम रहेगा का होल स्क्वायर. न्यू केवीए है आपका 100, ओल्ड है आपका 60. जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो. J 0.15 पर यूनिट आ रहा होगा शायद कैलकुलेशन के द्वारा. हो गया क्या? अगला सवाल. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज दिस. और सिस्टम इज स्टेबल इफ. अच्छा सवाल है. कंडीशनली स्टेबल सिस्टम पर आया है. कंडीशनल स्टेबल सिस्टम पर करिए. कल ग्लेशियर पिघल जाने से बहुत उत्तराखंड में बाढ़ आई. ग्लेशियर पिघल जाने से उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो गया है ना. न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने. यानी कितने लोग तो मर गए, कितने लोग लापता हैं. 200 लोगों का पता नहीं है अभी. सही बात. बहुत सारे लोग, अब ज्यादा ही होंगे. 200 क्या, ज्यादा ही होंगे. तो आने वाले दिनों में, अगले 10 सालों में ऐसी घटनाएं और घटेंगी. आप देखिए. तो जिस तरीके से ये हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है, जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है, ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है. बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है. हाँ. ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है, कार्बन एमिशन इतना ज्यादा है, कंट्रोल कुछ है नहीं सरकार का. हाँ. फिलहाल अभी यहाँ पर एस, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आया? बी एस प्लस ए एस प्लस ए बी प्लस के इज इक्वल्स टू 0. एस क्यूब प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर प्लस ए बी एस प्लस के इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा हमारा. अब यहाँ पे एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, एस की पावर 1, एस की पावर 0, और इस तरीके से 1 ए प्लस बी, और आपका हो जाएगा ए बी और के. और इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए प्लस बी, ए बी माइनस के डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. ये 0 हो जाएगा और ये के हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन ये है कि के शुड बी ग्रेटर देन 0. एंड सेकेंड कंडीशन ये है
a plus b, a b must be greater than k, k must be less than means this value, k जो है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए। तो ठीक है, देखो यही है कंडीशन, ए लाई कर रही है, ये लाई कर रहा है ना कंडीशन ए, सो ए इज राइट। जीरो से ज्यादा हो लेकिन ए प्लस बी ए बी से कम हो। कंट्रोल सिस्टम में राउथ हर्विट्ज में कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के लिए ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था, है ना। तो करेक्ट आंसर इज दिस ए। नेक्स्ट, इसको करो भाई। हाँ कल भी बताया था, इसको करो। सो करेक्ट आंसर इज ए। P copper losses divided by P mechanical power developed is equals to S upon 1 minus S। कोई डाउट है इसमें? क्या मुझे इसको बताने की जरूरत है? बोलो भाई, बताने की जरूरत है तो बता दूं। नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। कल इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दिया था मैंने। सैटरडे संडे कब निकल जाता है पता नहीं चलता। कल मैं गया था एक कार देखने, टाटा नेक्सॉन। देखो, क्या पता, भगवान की दया रही तो कुछ उम्मीद है। फिलहाल, फॉर एन ऑन साइकिल्स एंड एम ऑफ साइकिल्स ऑफ सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर द इनपुट पावर फैक्टर इज, सो द इनपुट पावर फैक्टर इज, नहीं नहीं उसका पिक्चर नहीं है, शोरूम का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक नहीं मिली, बाइक तो गई, बाइक तो चोरी हो गई। सो पावर फैक्टर इज, अभी ली नहीं है दादा, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी मत करो, जब ले लूंगा तब करना। अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस एम, सो दिस इज योर पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। क्यों भाई, डीजल क्यों लेना? कारण क्या है भाई डीजल दिलवाने का? ओके, ये सब तो आप ही लोगों को पता होगा, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं। करेक्ट आंसर इज डी। किडनी बेचूंगा तो ले सकता हूं मैं टेस्ला, किडनी एक बेच दूं अगर तो मिल जाएगी टेस्ला। तो करेक्ट आंसर इज डी, 246 वोल्ट। तो कैसे निकलेगा बैक ईएमएफ? बैक ईएमएफ इज द सप्लाइड वोल्टेज 250 माइनस 41 एम्पियर, ये लोड करंट है। 1 एम्पियर चला गया शंट में, तो 40 एम्पियर जाएगा आर्मेचर में। यही करना है भाई, 250 माइनस 4 दैट इज 246। Correct answer is D. Next question. In power system load flow studies, the quantities specified at a slack bus are and are. देखो मैंने आपको याद हो तो मैंने क्लास में जब मैं स्पेसिफिकली लोड फ्लो में मैंने ये चीज बताई थी, है ना,
कि कौन से बस के लिए, पीवी बस के लिए या फिर स्लैक बस के लिए, इसमें कौन कौन सी चीजें स्पेसिफाइड होती हैं और कौन कौन सी चीजें अनस्पेसिफाइड होती हैं, नॉट नोन होती हैं। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। सो करेक्ट आंसर इज डी, वी एंड डेल। स्लैक बस के लिए जो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज हैं वो है आपकी वी एंड डेल, और पी और क्यू अननोन क्वांटिटीज हैं। पी एंड क्यू जो है वो अननोन क्वांटिटीज हैं, अननोन क्वांटिटीज, है ना। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज डी। ये मैंने मैंने एक नंबर के लिए कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स बताए थे ना, याद है सबको? ओ भाइयों लोग, बताए थे, रिवीजन नहीं किया? रिवीजन नहीं किया ना? बहुत अच्छा किया। If the field of the synchronous motor is overexcited, the power factor will be, यार देखो मैं बताऊं, इसमें कोई ये नहीं है कि सब्सक्रिप्शन पे ही मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है ना कि सब्सक्रिप्शन पर मेरे पास रिलैक्स्ड माइंड होता है, तो वहां पर चीजें जो आता है वो मैं, जो सामने आती है, जो चीजें लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं बता देता हूँ। अब वो चीजें दिमाग में स्पेशल क्लास लेते समय या यूट्यूब क्लास लेते समय भी अगर आएंगी तो वहां भी बताऊंगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लासेस में ज्यादा हमारे पास समय होता है, वहां पर ज्यादा हम बता सकते हैं, ज्यादा समझा सकते हैं, इसीलिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, लीडिंग। सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो, देखो ये क्वेश्चन भी आपको 120 डिग्री मोड पर पूछा है। कल एक शिफ्ट में 180 डिग्री मोड पर पूछा था, और एक शिफ्ट पर 120 डिग्री मोड पर पूछ लिया। ज्योति वर्मा का रिवीजन बहुत दमदार चल रहा है, देख पा रहा हूं मैं। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ए, ओनली 20% अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज Vs अपॉन रूट 6R। दिस इज द दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एट 120 डिग्री मोड। और 180 डिग्री मोड पर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट के बारे में कल आपने फॉर्मूला देख ही लिया था, √2 Vs/3R, है ना। ये, हाँ, कल नहीं थी क्लास स्पेशल में। ये है आपका दक्षिण गुजरात विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीजीवीसीएल का पेपर है। डीजीवीसीएल 2021 का पेपर है, जनवरी में हुआ था, 6 जैन 2021, 6 जैन 2021, ये उसका पेपर है। और जेई का पेपर है, ये भी मैं आपको बता दूं, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर का पेपर है। जिसने दिया था वो उसको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What capacitance must be connected in series with a 30 microfarad capacitor for the equivalent capacitance to be 10 microfarad? MSEB, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट का पेपर ऑनलाइन है ही नहीं ना, उन्होंने पेपर दिए कहाँ कभी, जो मार्केट में पेपर आएंगे बहुत कम ही है उसमें पेपर। करेक्ट आंसर इज ए। जी हाँ, भेज दीजिएगा पेपर।
What capacitance must be connected in series with a 30 microfarad capacitor for the equivalent capacitance to be 10 microfarad? So 30 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज में क्या कनेक्ट करना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 10 आ जाए? तो सीरीज में 15, 30 और 15 कनेक्ट करो तो ये हो जाता है 45 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो जाता है आपका 10 माइक्रोफैरेड, ऐसे हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के क्वेश्चंस हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर के, बट रिसेंट जो हुआ है वो अगर हुआ है आपका तो भेज दीजिए, अगर आपका हुआ है तो वो आप मुझे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर करो भाई। किसी में मैक्सवेल पूछा तो किसी शिफ्ट में हेज पूछ लिया, पैटर्न जो है वो सेम रखा है, ये चीज तो होती है। शिफ्ट का एनालिसिस अगर पता चल जाए, एक शिफ्ट का एनालिसिस पता चल जाए तो एक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आएगा, और इसमें वही हुआ है। ये दक्षिण गुजरात का है, बता तो रहा हूँ, डीजीवीसीएल। मेजरमेंट सिर्फ 1 मार्क्स। करेक्ट आंसर इज ए। धीरे धीरे करके वो गेट ऐसा कर रहा है कि उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है जिनको स्टूडेंट्स पढ़े, जैसे पावर सिस्टम हो गया, सिग्नल हो गया, उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है गेट में। समझ रहे हो? ताकि और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों रखे जा रहे हैं? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्यों रखे जा रहे हैं? इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ाया जाए, डिटेल में स्टूडेंट सॉल्व करे क्वेश्चंस को, तब उसका जो वैल्यू निकल के आए फिर वो वैल्यू को पुट कर पाए, इसीलिए। ठीक है ना? सो करेक्ट आंसर इज ए। Hayes bridge is suitable for the measurement of inductance with Q greater than 10. Next question. In the toggle mode of a JK flip-flop has, so correct answer would be D. J बराबर 1, K बराबर 1 पर होता है टॉगल। देखिए J और K इनपुट पर जो स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट, J और K पे 0 0 दिया तो कोई चेंजेस नहीं होते, नो चेंज। जैसा प्रीवियस है वैसा ही आउटपुट नेक्स्ट स्टेट में रहेगा। 0 1 पर रीसेट हो जाता है, प्रीवियस जो भी रहेगा वो 0 हो जाएगा। 1 0 पर सेट हो जाता है, प्रीवियस जो भी रहेगा वो 1 हो जाएगा। 1 1 पर टॉगल होता है, प्रीवियस जो भी रहेगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब 1 तो 0, 0 रहेगा तो 1। तो ये होता है जेके इनपुट के लिए, ये टेबल याद रखिएगा। नेक्स्ट, एन इंडक्शन मोटर। देखो सेम पैटर्न जो क्वेश्चन कल मैंने कराया था, उसी पर ये भी क्वेश्चन है, करो भाई इसको। देखता हूं कल का याद आता है कि नहीं आपको। Correct answer is C. T starting by T full load is equals to 1. C answer is right. Induction motor has short circuit current equal to 5 times of the full load current. 25 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 1 आ जाएगा ये। सी आंसर इज राइट, कल ही मैंने करवाया है, वहां पर 0.05 था बस एक में। करो।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, यूनिटी। ये है फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में जो यूज किया है। कुछ भी डायरेक्ट बता दो ना तो सबकी हवा खराब हो जाती है। रेजोनेंस पर जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। सी आंसर इज राइट। इसका आंसर करो भाई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। करेक्ट आंसर इज डी, e to the power minus as divided by s. So Laplace transform of लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स नहीं, यू टी माइनस, अगर ये सिर्फ यूनिट स्टेप सिग्नल होता तो इसका लाप्लास 1/s होता, लेकिन टाइम शिफ्टिंग कर दिया है यहाँ पर, ए से टाइम शिफ्ट कर दिया है, तो इसीलिए ई टू द पावर जितना शिफ्ट किया रहता है वो आ जाता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एस हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको किसी भी आगे आने वाले एग्जाम में दिख सकता है। और हाँ, जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा भी है। और हाँ, मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के टाइम पे पढ़ाए थे ना, तो इस पढ़ाए थे ये आपको ये सब करने में दिक्कत ना आए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करो। नाइक्विस्ट स्ट्रेट पूछा है, नाइक्विस्ट स्ट्रेट डबल टाइम्स ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, डबल टाइम्स ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सॉरी, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, नॉट हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सभी ने हायर लगा दिया क्या? बहुत अच्छा किया। So correct answer would be 12,000 hertz. 6,000 multiply by 2, 12,000 hertz. So this is your A answer. Next, इस क्वेश्चन को करो। कम्युनिकेशन का है, जो मेरे से कैसे पूछ रहे हैं, एक बार आप वहां पर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना जब, तो आपको आ जाएगा। So correct answer is C. ये कैसे किया? देखो सुनो, इफ द सीवियर मिस्टर आदर्श, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। If the severity of single line to ground fault at the terminals of an unloaded star connected synchronous generator is greater than that of three phase faults, then देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट at the terminals of an unloaded star connected synchronous generator is greater than the three phase fault. ठीक है, ग्रेटर देन द थ्री फेज फॉल्ट। सो यहां पर आपको एक न्यूट्रल रिएक्टेंस की कंडीशन है,
न्यूट्रल रिएक्टेंस की कंडीशन है, हाँ डिटेल में पढ़ाया है। सो न्यूट्रल रिएक्टेंस की कंडीशन अगर कम होगी, जिसकी वैल्यू 1/3 ऑफ x1 माइनस एक्स जी नॉट से कम होगी, तो इस कंडीशन में IF1 फॉल्ट करंट ऑफ अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ज्यादा सुपीरियर होगा, सीवियर होगा फॉल्ट करंट थ्री फेज फॉल्ट से। अगर न्यूट्रल रिएक्टेंस बराबर हुआ तो दोनों की सीवियरिटी बराबर होगी। अगर ये कंडीशन में बराबर हुआ, न्यूट्रल रिएक्टेंस इसके बराबर हुआ, तो दोनों की सीवियरिटी बराबर होगी। फॉल्ट करंट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का फॉल्ट करंट थ्री फेज फॉल्ट करंट के बराबर होगा। और अगर ये ज्यादा हुआ न्यूट्रल रिएक्टेंस की वैल्यू इस वैल्यू से x1 माइनस एक्स जी नॉट से, तो उस कंडीशन पर फॉल्ट करंट की सीवियरिटी कम होगी थ्री फेज फॉल्ट से, थ्री फेज फॉल्ट से। ठीक है, यहां पर नाइक्वेस्ट रेट पर आप ना इसको 2 पाई f बराबर 6000 पाई से करो, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। f आपका हो जाएगा कितना, 3000। f आपका हो जाएगा 3000 और यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2 पाई f इज इक्वल्स टू 12000 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और f आपका आ जाएगा 6000। अच्छा हाँ यार, ट्वाइस ऑफ f इसी से आ रहा है। सो दो गुना होता है हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का नाइक्वेस्ट रेट। इसको अपने कॉपी में लिख लेना, नाइक्वेस्ट रेट इज डबल टाइम्स ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये इसी से निकलेगा, 12000 आएगा। इसको देख के आंसर नहीं करना है, कम्युनिकेशन बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा आगे के लिए, ठीक है ना। ये 2 पाई f इज इक्वल्स टू 12000 पाई हो जाएगा। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, f 6000 आ जाएगा। यहाँ से f 3000 आ रहा था, यहाँ से f 6000 आ रहा था। इसका डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, हायर फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। सो 1 किलो ओम 10⁻³ में 100 मिली एम्पियर का मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपका 100 वोल्ट हो जाएगा। जल्दीबाजी मत कीजिए। नेक्स्ट, हेलो, सभी जो लोग आने आते जा रहे हैं उनको हेलो। बोर्ड फ्लिक हो रहा है, बोर्ड फ्लिक हो रहा है मेरा। नेट ठीक कर लीजिए सर। 240 वोल्ट हो जाएगा। डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम विद बैलेंस लोड इज 240 वोल्ट। द लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है, तो 240 वोल्ट ही आएगा इसका आंसर। अगला सवाल।
So correct answer is B. B. 12.5 एम्पियर इन अ पैरेलल विद 2 ओम। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट पूछा है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के लिए आपको करना होगा इसको शॉर्ट सर्किटेड। जब इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दोगे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिनिश हो जाएगी, और यहाँ पर जो आईएससी फ्लो करेगा वो आईएससी फ्लो करेगा 50 डिवाइडेड बाई 4। सो 50 डिवाइडेड बाई 4 इज 12.5 एम्पियर। अब जब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड, और ये जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो 4 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 ओम। तो बस यही दोनों जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में। लग रहा होगा ना कि इतने आसान आसान क्वेश्चन कौन से पेपर में आते हैं। क्यों भाई, काश पेपर हमको मिल जाए। नेक्स्ट, if f is the supply frequency, then in a three phase full converter the output voltage pulses at a frequency equal to। थ्री फेज फुल कन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताया हुआ है ये। सो करेक्ट आंसर इज डी, 6 टाइम्स ऑफ एफ। अगर एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, थ्री फेज फुल कन्वर्टर की बात की जाए तो फुल कन्वर्टर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी में जो पल्सेस होंगे वो 6 पल्सेस होंगे ना, 6 पल्सेस। तो इसीलिए 6f हो जाएगा। अगर 3 पल्सेस होते तो 3f होता, 2 पल्स कन्वर्टर में 2f होता, और सिंगल पल्स कन्वर्टर में f होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। Step down DC chopper has input voltage of 200 volt with 10 ohm load resistor connected. Voltage drop across chopper is 2 volt when it is on. For a duty cycle of 0.6, calculate the average value of the output. Sorry, output voltage. Correct answer is C. टाइम, अच्छा टाइम चाहिए था। ओके, फिलहाल अगर हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज होगा कितना, अल्फा वी एस के बराबर। अब अल्फा कितना है 0.6, वी एस कितना है 200 वोल्ट, ये कितना हुआ 120 वोल्ट हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आपको 2 वोल्ट का ड्रॉप दिया है, इसको करना 198 वोल्ट। 200 में से 2 वोल्ट का ड्रॉप दिया है तो इसको करिएगा 198 वोल्ट। अब यहां पर इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है ये, आ रहा है 180.8 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा सवाल था, बीच में उसने ड्रॉप दिया है, इस पर बेस्ड है क्वेश्चन। नहीं तो अगर ये नहीं दिया होता तो आपका 120 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होता। ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, पढ़ा दिया है मैंने कल इसको स्पेशल सेशन में, कल या परसों इसको स्पेशल सेशन में बता दिया है। EMF generated by DC generator running at 600 RPM is 400 volt. What should be the speed of rotation if the induced EMF is 500 volt? Assume the flux to be constant. बहुत बढ़िया। जिस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, सिर्फ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, उस क्वेश्चन में दिक्कत कर गए। सॉल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं थी इस प्रकार के सवाल में। अरे भाई, वोल्टेज बढ़ाना है अगर 400 से 500 तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी।
अपनी स्पीड आपको बढ़ानी होगी। और स्पीड अगर आप देखो तो 600 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो है डी, जनरेटेड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और 400 डिवाइडेड बाई 500 इज 600 डिवाइडेड बाई N2, ऐसे कैलकुलेट कर लो। N2 आपका 750 आरपीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज करंट कंट्रोल डिवाइस विथ बाई डायरेक्शनल करंट। कल वोल्टेज कंट्रोल पूछा था, आज आज करंट कंट्रोल पूछा है, बताइए। ध्यान रखिएगा, बाई डायरेक्शनल करंट है। आजकल मैं पैदल बहुत चलने लगा हूँ, पिछले 2-3 तारीख से। ट्रायक इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ट्रायक। ट्रायक एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और बाई डायरेक्शनल करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है ना। बीजेटी यूनिट, बीजेटी नहीं हो सकता, बीजेटी इज आल्सो करंट कंट्रोल डिवाइस, बट इट इज हैविंग अ यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, है ना। सो मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, एससीआर में करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता, सिर्फ एससीआर में नहीं फ्लो हो सकता। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ट्रैक। नहीं सर, नहीं मिला। चोरी हुई चीज मिलती है। एग्जाम में भी ऐसे ही टाइमिंग रहता है। एग्जाम में तो आपके ऊपर है कि आप किसको ज्यादा समय देते हैं, किसको कम समय देते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ प्रैक्टिस करने से एग्जाम में आप 30 सेकंड के ही वो हो जाएंगे, आदती हो जाएंगे। फिर आप लगेगा कि 30 सेकंड में करें, यहाँ पर 30 सेकंड की वो बनाओ प्रैक्टिस। समझ रहे हो ना। जब यहाँ पे 30 सेकंड की प्रैक्टिस बनाओगे तो एग्जाम में बैठोगे जब, तो आपको लगेगा वहां पे भी 30 सेकंड ही है, तो आप जल्दी जल्दी करोगे। एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं, चलिए दीजिएगा इस बार। इस बार दीजिएगा जरूर, यूपी पीसीएल भी दीजिएगा, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल भी दीजिएगा। दो 2 फेब को। करेक्ट आंसर इज डी। मिस्टर सचिन, इसमें कुछ, ये इसमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन नहीं है। आप खुद समझो, मैंने आपको एक बेहतर एग्जांपल दिया था। मैंने क्या एग्जांपल दिया था? मैंने ये एग्जांपल दिया था कि किसी के वेट पर जब आप किसी रिएक्टेंस को या किसी के वेट पर दूसरे को कंपेयर करोगे। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है ए और उसका वेट है 80 kg। उस पर्सन की सम प्रॉपर्टी है कुछ, और उसकी प्रॉपर्टी दी है 5%। इसके खुद के वेट पर कंपेयर किया था 5%, लेकिन अगर यही ये 10% दिया होता तो इसका मतलब इसको किस पे कंपेयर किया है? इसके डबल वेट पर कंपेयर किया है ना। मैंने ये एग्जांपल लेके आपको बताया इसीलिए था, डबल वेट पर कंपेयर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, कि यहां पर 500 केवीए पर अगर उसका रिएक्टेंस 5% है, तो अगर उसका रिएक्टेंस 10% है तो उसको किस केवीए पर कंपेयर करोगे? उसको डबल वे केवीए पर कंपेयर करोगे। ऑल्सो एक्स पर यूनिट न्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। एक्स पर यूनिट ओल्ड, और अगर केवी नहीं दिया है तो उसको रेटेड किलो वोल्ट मान लो, तो वो 1 हो जाएगा, ओल्ड केवी बाई न्यू केवी। तो न्यू केवी आपको निकालना है, या आपको न्यू दे दिया है 10%, 0.10, 0.05 आपको इधर दिया है, और आपको न्यू का पता नहीं है, न्यू केवीए का, और ओल्ड का आपको दिया है 500, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप न्यू केवीए। 1000 केवीए बेस हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो। कह रहे मिर्जापुर में रहोगे तो बाइक चोरी ही होगी। ये देखो, what is the flux density in a magnetic field of a cross sectional area 20 centimeter square having a flux of 3 milliweber?
मिर्जापुर में चोर रहते हैं? ऐसा मुक्का मारूंगा ना, दिल्ली में हूं मैं। करेक्ट आंसर इज बी, 1.5 टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी बराबर 5/A, 3 मिली वेबर डिवाइडेड बाई 20 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लो भाई। आ रहा है क्या 1.5 टेस्ला? बस ऐसे ही आ जाएगा। 18th हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो भाई, इस क्वेश्चन को करो भाई। करेक्ट आंसर है ये। करेक्ट आंसर इज डी, 35% लोगों ने आंसर दिया है सिर्फ। एच इक्विवेलेंट इज H1 + H2। If two machines having inertia constant are H1 and H1, they are swinging coherently। हाँ, अगर नहीं स्विंग करता कोहेरेंटली तो बी ऑप्शन होता, बट वो एक साथ स्विंग कर रही हैं इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वो एक साथ स्विंग नहीं करती तो बी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ओपैम्प का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका -3 वोल्ट। ए आंसर इज राइट। सो वी नॉट इज इक्वल टू अगेन -3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यही करना था बस, है ना। तो ये तो आपको कल ही बता दिया है मैंने। वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस में RF/R1 मल्टीप्लाई बाई वी इन, यही फॉर्मूला लगाना है। इसी फॉर्मूले पर लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताइए। टाइम 38 ओम। ये 38 है, ये 38 है। अभी यहाँ पे इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Rx सच दैट द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 2.5 किलोवाट। आपको पावर डिसिपेशन दे दिया है 2.5 किलोवाट। पूछिए क्या डाउट है। 2500 वाट हो जाएगा पावर। अब पावर होता है I² R इक्विवेलेंट इज 2500, है ना। अब आप समझो कि यहां पे टोटल पावर डिसिपेशन दिया, जस्ट अ सेकेंड, टोटल पावर डिसिपेशन दिया। अब यहां पे आप कितना रेजिस्टेंस रखेंगे ताकि ये जो पावर डिसिपेशन है ये इतना आ जाए। आप ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। 38 रखोगे तो 19 आ जाएगा, ये 19
इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 19, क्योंकि आपको करंट देना चाहिए था ना। इसका इक्विवेलेंट आ गया 19 ओम, इस पूरे का पैरेलल। इस पूरे का पैरेलल आपका कितना आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा ना। हाँ 6 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम। नाउ द करंट इज 110, 2500 divided by 100, sorry, divided by 25, it will give you 100। I square is 100, I is equals to 10 एम्पियर। सही है, ये यही आंसर सही हो रहा है, 38 रखने की वजह से सही आ रहा है। बाकी कोई ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं, आप रख के देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट करके करो तो भी निकल जाएगा, सही बात है भाई। यहाँ पे वी स्क्वायर में 25 इंटू 25 ऐसे ऐसे करके करो तो भी आ जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसके बाद तो आर इक्विवेलेंट से वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके कई सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। ये रहा लीडर बोर्ड आज का, देख लीजिए सभी लोग। आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस 29 इज राइट by Sachin, 28 is right by Jyoti, 28 is right by प्रबुद्धमय, 26 is right by पूजा। बाकी सभी लोग के द्वारा अपने अपने जो है वो सही हैं, ठीक है ना। रात में क्लास है, जी हाँ रात में क्लास है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, समय पर लाइव आ जाइएगा। और हाँ एक और बात, 6 बजे आपकी क्लास है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, 6 PM पर आपकी क्लास है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस क्लास में भी लाइव आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। 6 PM पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है स्पेशल, उस पर भी लाइव आ जाइएगा। हाँ तो क्या हो गया, क्या हो गया इसमें, क्या नाम है आपका, प्रतिभा। क्या हो क्या गया ये बताओ। हाँ माइनस कॉस डेल होगा, तो फिर आगे मशीन क्लास का टाइम 5 PM है, सुनैना यादव, लेकिन आज से नहीं है, वो 11 या 12 तारीख से शुरू होगा। इक्वेशन चेंज होगा, अच्छा इक्वेशन चेंज होगा, तो फिर क्या हो गया। इक्वेशन का चेंज होना मैटर करता है, या ये मैटर कर रहा है वहां पर कि थीटा एस की वैल्यू जो जनरल है वो 85 डिग्री होनी चाहिए। इक्वेशन का चेंज होना मैटर नहीं करता ना वहां पे, कर लो चेंज। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके देखिए आप, जो आ रहा है उसको उसको वहां पर रख दीजिए वैल्यू को। नहीं तो मैं क्लास में इसको बता दूंगा जब मशीन स्टार्ट होगा तब, ठीक है। मशीन स्टार्ट होगा तो मैं इसको क्लास में उसी समय पर आप वहीं पर टोकिएगा तो मैं बीच में बता दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, कंप्लीट हो गया। और सब्सक्रिप्शन अमाउंट जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी बता दूं कि 6500 अभी मिल रहा है 5850 का, लेकिन ये आने वाले समय पे प्राइस बढ़ जाएंगे। 7800 का प्राइस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 7020 का। आने वाले समय में आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ। तो जिसको जिसको लेना है वो लोग फटाफट से आशीष 10 कोड का इस्तेमाल करके ले लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।